Assalamu alaikum to all of my dear students. How are you? I hope you are all fine. Now let's we start our lecture. First of all, I give you some review from above lecture. In above lecture, we will discuss the MCQs and numericals of chapter number 12. Some remaining numericals are discussed in this lecture, and inshallah we will start a new chapter, which is chapter number 13. Now let's we start the review of the numerical from the previous chapter. I am start from numerical number 12.4. Here we discuss the length of the pendulum. I repeat, I am revision give you from 12.4. The explanation we will discuss in our previous lecture. The difference between 12.4 and 12.5 is that here we discuss the length of the pendulum, and in 12.5 we discuss the mass of the body which is attached to a spring. Here we consider two different formulas which are shown in the solution of this numerical. That is, for the length of the pendulum, we use that formula, which is T is equals to 2 pi अंडर रूट L ओवर G. क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो यकीन से बात है कि हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ वाला. ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आया हम बात किस पे कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं या मास ऑफ दी बॉडी की बात कर रहे हैं जो सस्पेंडेड है हमारा स्प्रिंग के साथ. ओके, जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो हमारे पास जो रेशो होगा अंडर रूट में वो किस चीज़ का होगा, लेंथ ओवर जी का. और जबकि हम मास की बात करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ का रेशो होगा, एम ओवर के. दोनों में आपके पास 2 पाई सेम रहेगा, लेकिन अंडर रूट एल ओवर जी के साथ अंडर रूट एम ओवर के यूज किया जाएगा. एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट जिसके ऊपर मास अटैच्ड होगा. बाकी दोनों की कैलकुलेशन सेम जाएगी. Okay, it's that clear? Now come to the numerical number 12.6, which is stated as, now 12.5, a body of mass m 0.3 kg is attached to a horizontal surface. Same as it is. आपका क्या है कि आपके पास यहाँ पे मास दे रखा है. मैंने बताया था आपको जब मास की बात होगी तो किस पर बात होगी, अंडर रूट एम ओवर के की बात करेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12.6, अ पीस ऑफ पेपर कंप्लीट्स 50 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड. अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा है जो कंप्लीट करता है 50 वाइब्रेशंस. 50 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है. टाइम आपको क्या गिवन है, 5 सेकेंड. विथ सम वेव पास थ्रू द सरफेस ऑफ अ वाटर, जब वो पानी की सरफेस के ऊपर कुछ वेव्स कवर कर लेता है तो फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीस ऑफ अ पेपर. आपको क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज़ें मालूम करनी है. If the wavelength of the wave is 10 centimeter, वेवलेंथ मैंने पहले ही आपसे क्या कहा था कि किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से, जो हम अभी डेटा में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं दोबारा आपको सारा रिव्यू दे दूंगी कि कौन सी चीज किसके साथ डिस्क्राइब की जाती है. ठीक है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव. अब ये आपसे कुछ दूसरी बात पूछ रहा है. ठीक है, इसने आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ, और फिर आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव. उसने आपको एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी मालूम कीजिए, जबकि ऊपर उसने क्या दे रखा है, वाइब्रेशंस दे रखी हैं, टाइम दे रखा है, और आपसे क्या मालूम करने के लिए कह रहा है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी. सो सी द डेटा.
of 12.6 is that now डेटा में आपको क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले हम डेटा में वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें गिवन होती हैं, ठीक है। जिसको चेंज करना होता है तो हम पहले उसको चेंज करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लाइन बाय लाइन अगर आप सॉल्व करते जाएंगे अपना डेटा तो आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होगा, ओके। अगर आप सारी चीज़ों को मिक्सअप करेंगे तो कभी भी आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा लाइन बाय लाइन चलिए। जैसा कि सबसे पहले आपको गिवन था नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितनी गिवन थी 50। टाइम टेकिन कितना लिया था नंबर ऑफ वाइब्रेशन ने 5 सेकेंड, ये भी आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है। आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू द next thing which is described that lambda is equals to wavelength मैंने कहा था डेटा में समझाऊंगी। wavelength हमारा जो वेव की लेंथ है वो क्या गिवन है, डिनोटेड किया जाता है किससे, लैम्डा से। इसको क्या कहा जाता है, लैम्डा, दिस वन, ओके, इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। अब ये हमें पता है कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा बिकम्स 0.1 मीटर। अब आ जाते हैं, ये तो सारा गिवन डेटा था जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन था। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमें मालूम करनी है। कितनी चीज़ें मालूम करनी है हमें। पहली चीज़ है टाइम पीरियड। उन्होंने क्या निकालने को बोला, सबसे पहले हमें टाइम पीरियड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन इज वेलोसिटी which is denoted by v is equals to question mark. As we know that the formula of frequency is equals to f is equals to number of vibrations divided by time. Means आपको जितनी भी number of vibrations दे रखी हैं, अगर आप time से divide कर देंगे उनको तो आपके पास क्या हासिल हो जाएगी, उसकी frequency. So we get frequency. Now such as time period is equals to capital T इज इक्वल्स टू 1/f। अब इसी फ्रीक्वेंसी को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो आप उन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड। वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी वेव्स की, सही है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स की। अब हम सिंपल उसमें बात नहीं कर रहे बल्कि हम इन टर्म्स ऑफ वेव्स बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी किसके बराबर है, मल्टीप्लायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो फर्स्ट वी डिस्कस द फ्रीक्वेंसी। एज वी नो दैट नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू 5। द वैल्यू विच इज गिवन बाय the numerical time is equals to 5. 50 divided by 5 is equals to 10 hertz. The unit of frequency is hertz. So f is equals to 10 hertz and the time is equals to reciprocal of frequency. So the reciprocal of frequency we will get the time period. So t is equals to 0.1 second. Is that clear? हमारे पास दो चीजें आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई और टाइम पीरियड भी आ गया, ओके। अच्छा, टाइम और टाइम पीरियड को अलग रखिएगा, ठीक है। टाइम पीरियड किसको शो करता है, आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन जिसमें आपका टाइम इंक्लूड हो रहा है जो आपको दे रखी है, और टाइम पीरियड होल ओवर द वेव विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, ठीक है। जब मैं टाइम पीरियड की बात करूंगी तो मैं किसकी बात कर रही होंगी, बेसिकली 1/f की। और जबकि सिंपल टाइम होता है वो मेरा टाइम सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है या आवर्स में, ठीक है। दोनों बातों को अलग अलग रखिएगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ भी है, दोनों का मल्टीप्लायर मुझे पता है किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। सो 10 into 0.1 इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये मेरा यहाँ पर आंसर है। अगर मुझे सेंटीमीटर में कहा जाएगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी तो मेरे पास सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
Now move on numerical number 12.7. Now the numerical number 12.7, that is 40 waves pass through a point on the surface of a pond in 2 seconds. 40 वेव्स हैं जो कि पास हो रही हैं सरफेस ऑफ द पॉन्ड के कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड्स में. क्या टाइम टेकिंग है उसका? मैं टाइम पीरियड की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं क्या कह रही हूँ, जस्ट अ टाइम विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड. हेयर 2 सेकेंड. कैलकुलेट द वेव लेंथ इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड. अब आपको क्या मालूम करने के लिए कहा जा रहा है? वेव लेंथ. वेव लेंथ किस वेलोसिटी पे? 3.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपको क्या मालूम करने के लिए कहा जा रहा है? वेव लेंथ. आपके पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 40. आपके पास टाइम कितना गिवन है? 2 सेकेंड. आपके पास क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है? वेव लेंथ. और वेलोसिटी आपको क्या गिवन है? 3.5 मीटर पर सेकेंड की. Now the data of 12.7 is number of wave is equals to 40. Time taken is equals to t is equals to 2 seconds. Velocity is equals to v is equals to 3.5 meter per second. Wavelength is equals to lambda is equals to question mark. Now formula f is equals to number of waves divided by time. सेम वही नंबर ऑफ वेव्स के लें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लें, जो भी आपको गिवन हो आप इसके अंदर पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे जो आपको टाइम गिवन हो. तो आपके पास क्या आएगी? f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम. और वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपके पास सेम फार्मूला वही v इज इक्वल्स टू f लैम्डा. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग का चेंज है थोड़ा, तो डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जहाँ आपको गिवन थी वहाँ पे अपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को पुट करा, और जहाँ पे आपको नंबर ऑफ वेव्स की बात कर रहा है तो आप नंबर ऑफ वेव्स की बात करेंगे. ठीक है. Now we put the values of number of waves and time, we get the frequency. So f is equals to 40 divided by 2 is equals to 20 hertz. जब हमारे पास f आ गया तो हमारे पास वेवलेंथ निकालना आसान है. किस तरीके से? क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी इधर गिवन है, f भी हमारे पास हमने निकाल लिया और लैम्डा हमें गिवन है. अब हमें पता है कि जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेके जाएंगे. ये हम अपने फॉर्मूला की सेटिंग बना रहे हैं. क्या मालूम करने के लिए? वेवलेंथ मालूम करने के लिए या लैम्डा मालूम करने के लिए. हमें पता है कि हमें v भी हमें गिवन है और f भी हमें गिवन है, तो हम इजीली क्या निकाल लेंगे? अपना वेवलेंथ. सो वेवलेंथ को हमने एक तरफ रखा, बाकी ये दोनों चीज़ों को एक तरफ लेकर आए. मल्टीप्लायर में था f, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f. वी पुट द वैल्यू ऑफ v विच इज इक्वल टू 3.5 divided by 20, which is the frequency of the waves, which is equals to 20. Now 3.5 divided by 20, we get the value of 0.175, which is equals to lambda, and which is called the wavelength. Wavelength is equals to 0.15 meter. Is that clear? Now numerical number 12.8. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम. कैलकुलेट क्या करने का कहा जा रहा है आपको? लेंथ. लेंथ विच सेकेंड पेंडुलम. जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जिस भी वाइब्रेशन में अगर आपके पास टाइम, एक वाइब्रेशन का जो टाइम टेकिंग है अगर वो 2 सेकेंड्स पे जाता है तो आपका क्या कहलाता है? वो सेकेंड पेंडुलम. ठीक है. इसमें लफ्जों में छुपा के उसने इनडायरेक्टली आपको क्या बताया? बेसिकली टाइम, जो उसने टाइम पीरियड टेकिंग किया है. ठीक है. वन वाइब्रेशन जब कंप्लीट हो चुकी तो उसने क्या कितने सेकंड्स में कंप्लीट किया? 2 सेकंड्स में. तो उस पेंडुलम को हम क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम. इट्स दैट क्लियर? वर्डिंग आपको समझ में आई कि जो भी पेंडुलम जिसको हम सेकंड पेंडुलम कहेंगे, किस बेस पे कहा जाता है कि उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड्स का होता है. नाउ आपके पास आगे क्या कहते हैं? टेकन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे g की वैल्यू हमने क्या रखनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ ब्रैकेट में आपके पास क्या चीज गिवन है? अ सेकंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स.
वही मेरी वाली बात अभी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि सेकंड पेंडुलम किसको कहते हैं और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो आपको नीचे गिवन है. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड. द सॉल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल इज, here are the solution of 12.8. टाइम टेकिन कितना लिया है उसने, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ये अब आप इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिएगा इस बात को कि ये वो टाइम नहीं है जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कह रहा है, बल्कि आपको सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है. ये जस्ट अ टाइम नहीं है बल्कि ये टाइम पीरियड है विच इज इक्वल टू कैपिटल T एंड द वैल्यू इज गिवन बाय 2 सेकेंड. Second one is acceleration due to gravity, which is equals to small g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपसे क्या मालूम करने का कहा जा रहा है, दोबारा समझ लीजिए. आपने सबसे पहले डेटा में वो सारी चीजें लिखनी है जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होती हैं. ठीक है, आप साथ साथ उसको इंटर कन्वर्जन करते हैं. अगर आपके पास सेंटीमीटर में जैसे गिवन है और उसको मीटर में चेंज करना है, या केजी में कोई वैल्यू आपको गिवन है और उसको वेट को चेंज करना है मास में, तो आप उसको वहीं के वहीं सॉल्व करते हैं और फिर उसको आगे लेके चलते हैं अपने डाटा को. इसमें हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम आगे चले और आखिर में हमारे पास वो चीज़ लिखते हैं जो हमें मालूम करनी होती है. हमें क्या चीज़ मालूम करनी है इसमें, लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज इक्वल टू L. नाउ फॉर्मूला दैट वी अप्लाई इन दिस न्यूमेरिकल हियर इज T इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2 pi under root L over G. In other words, L divided by G, small g. T आपको पता है क्या दे रखा है, 2 सेकेंड. आपने वैल्यू पुट कर दी 2 इज इक्वल टू 2 फॉर्मूले का. पाई की वैल्यू फॉर्मूले में गिवन है विच इज इक्वल टू 3.142. अंडर रूट सेम एज इट इज. L आपके पास गिवन नहीं है, जबकि G की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने पुट कर दी 9.8. आप बाकी सारी चीज़ों को उठा के यहाँ पे लेके गए, अंडर रूट L ओवर G को आपने अपनी प्लेस पे ही रखा. आप जब 2 के नीचे जब ये सारी वैल्यू आएगी तो मल्टीप्लायर फॉर्म में दूसरी तरफ आके डिवाइड में आ जाएगी. डिवाइड में जब आई तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये देखिए, जब ये वाली वैल्यू आपकी मल्टीप्लायर से डिवाइड में जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल, बाकी आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 डिवाइडेड बाय 3.142 इज इक्वल टू अंडर रूट L ओवर 9.8, सेम एज इट इज. जब आप इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.3182 इज इक्वल टू अंडर रूट L ओवर 9.8. सेम मैथमेटिकल रूल्स इसमें अप्लाई किए जाएंगे. क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जब हम स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड पे तो हमारा एक तरफ का रूट खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरी वैल्यू पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा. आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, दूसरी वैल्यू जब हमने रखी तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, L ओवर 9.8 इधर आपके पास वैल्यू बचेगी. आपने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे ये वैल्यू आएगी, अंडर रूट L ओवर 9.8 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया. सेम एज इट इज, जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको एक जगह पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे. तो 9.8 यहाँ पे डिवाइड था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लायर फॉर्म में आ जाएगा. L इज इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.99 मीटर. दैट इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. नाउ हियर द वाइंड अप आवर चैप्टर. वी आर ऑल डिस्कस द टॉपिक्स. जो मेन टॉपिक्स थे हमारे, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपको पता है कि डिडक्शन हुई भी है. तो इसके बाद जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए अपने सिलेबस के हिसाब से डिस्कस किए, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोगों ने उसके MCQs भी डिस्कस किए थे. ये सारा कुछ आपने वर्क डन करना है अपनी कॉपी के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 13, विच इज द प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, in this chapter we will discuss the first one which are discussed in this chapter is the MCQs of this numerical. Students, आपको पता है कि मैं हमेशा आपका चैप्टर वाइंड अप करवाने के बाद, टॉपिक्स करवाने के बाद आपको MCQs और न्यूमेरिकल्स पे लेकर आती हूँ. यहाँ MCQs पहले कराने का मकसद ये है
कि थोड़ा आप इन वर्डिंग्स को पहचान लें कि आया ये हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ में ये डिफाइन की जा रही हैं ताकि आपको जब हम डेरिवेशंस में आएंगे तो उसमें समझने में आपके लिए आसानी रहे. नाउ द एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 13. The number 1 is the distance between pole, which is called capital P, and focus, capital F, is known as focal length. Means आपके पास पोल और फोकस उसके दरमियान का जो फासला होता है उसको क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ. ये वो वर्डिंग्स हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है ताकि जब हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे, टॉपिक शुरू करेंगे, तो आपको ये जहन में बातें पहले से मौजूद हों. इट्स दैट क्लियर? नाउ सेकंड वन इज इफ P is equals to 30 सेंटीमीटर एंड Q is equals to 60 सेंटीमीटर, देन आपके पास जो M है, जो मैग्निफिकेशन है, वो आपके पास क्या है? M is called मैग्निफिकेशन is equals to 2. Image formed in a plane mirror is virtual and erect. Number 4, light is a form of energy. Number 5, in the inner surface of a mirror is reflecting, then it is called concave mirror. Number 6, all the rays parallel to principal axis falling on a concave mirror pass after reflection through its principal focus. जब आपके पास कोई रे पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब और कॉन्केव मिरर की बात करें, जब कॉन्केव मिरर के पास करती है कोई भी रे और पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह होती है? प्रिंसिपल फोकस. नाउ नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा इज, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है पिन होल कैमरा? आपका लाइट रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जब आपकी लाइट रे ट्रेवल करे इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नाउ नंबर 8, वेन एवर अ रे ऑफ लाइट कम बैक इन टू द सेम मीडियम, जब आपकी रे वापस आती है इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, किसी भी सरफेस को टकराने के बाद ऑफ द अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. वो क्या कहा जाता है? ऐसे इंटर सरफेस को या इंटर रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. नंबर 9, ड्यू टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल. सेकंड पॉइंट क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? कि अगर आपके पास इंसिडेंट रे, आपके पास कैसी होनी चाहिए? रे ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास कैसी होनी चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए. उन दोनों के एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए. नाउ नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टेकन एज पॉजिटिव. द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर टेकन एज नेगेटिव. आपका जब रियल ऑब्जेक्ट की बात होगी तो इमेज कैसा होगा? पॉजिटिव. और जब डिस्टेंस होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो आपके पास इमेज कैसा आएगा? नेगेटिव. नाउ नंबर 12, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. कौन सी होती है 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? रेगुलर एंड इररेगुलर. नंबर 13, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर whose part is known as center of curvature. The center point of a spherical mirror. Spherical mirror means आपके पास थोड़ा सा बेंडेड जो मिरर होता है, जो आपका उस मिरर को क्या कहा जाता है? उसका सेंटर ऑफ उसके जो सेंटर होता है उसको क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सर्कुलर डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, डायमीटर को क्या कहते हैं? उस सर्कुलर डायमीटर को अपर्चर. Now number 15, if an object is placed
at center of curvature, then image will formed at center of curvature. अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के सेंटर पे, तो इमेज आपका कहाँ फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. नंबर 16, डिस्टेंस इन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. दो एंड्स किसी भी मिरर के, उन दोनों के दरमियान का फासला क्या कहा जाता है? अपर्चर. द मिरर फार्मूला इज 1/f is equals to 1 divided by p plus 1 divided by q. p is the distance of an object and q is the distance of an image. f is the focal length. Now, number 18, p is equals to 30, f is equals to 5 centimeter, then q is equals to, now q is, आपके पास ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आप इसके अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास q क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जब हम लोग अपने टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तब आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी. Now number 19, if focal length is negative, the mirror is called convex mirror. अगर आपका फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है या उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो आपकी जो मिरर है उसकी कंडीशन क्या है? वो कौन सा मिरर है आपका? कॉन्वेक्स मिरर. इफ Q इज नेगेटिव देन इमेज विल बी वर्चुअल. सेम वही बात, आपके पास अगर Q नेगेटिव में आ रहा है तो आपका इमेज किस तरीके का कहलाया जाएगा? वर्चुअल. नाउ नंबर 21, when object lying at infinity, then image will be formed at focus. अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी कि आप दूर की चीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका फोकल इमेज किस तरीके का फॉर्म होगा? कहाँ पे फॉर्म होगा? एट फोकस. नाउ नंबर 22, a mirror which converge all the rays after reflection at a point is known as concave mirror. वो मिरर जो आपकी सारी रेस को कन्वर्ज कर देता है. कन्वर्ज करना मतलब किसी एक पॉइंट पर जमा कर लेना आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद. जैसे सूरज की किरणें फैलती हैं, अगर सूरज की किरणें एक जगह पर सिमट कर आ रही हैं किसी भी मिरर पे, तो वो कौन सा मिरर है आपका? कॉन्केव मिरर. क्लियर हुआ ये पॉइंट? Now, next one is number 23. The center of the concave mirror is known as pole. क्या कहा जाता है सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर को? पोल, which is denoted by capital P. The ratio between, number 24, the ratio between image height to the object height is called magnification, which is called capital M. I repeat again this MCQ, which is the ratio between image height, आपके इमेज की हाइट, और to the object height, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो क्या कहा जाता है? मैग्निफिकेशन, विच इज कॉल्ड कैपिटल M. नंबर 25, द पाथ ऑन विच लाइट एनर्जी कैन ट्रेवल इज कॉल्ड, वो पाथ जिस पे लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है उसको क्या कहा जाता है? रे ऑफ लाइट. जो एक लाइन बनती है तो एनर्जी के पैकेट्स, लाइट भी क्या है? एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास आती है, तो एक रे की सूरत में आती है, उसको क्या कहा जाता है? रे ऑफ लाइट. उस पाथ को क्या कहा जाता है? रे ऑफ लाइट. नाउ नंबर 26, एन एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट. आपका नॉर्मल
और एंगल ऑफ इंसिडेंस के दरमियान का फासला, यानी कि जहाँ पे आपकी रे जो है इंसिडेंट हो रही है, दाखिल हो रही है, वहां से नॉर्मल तक का फासला आपका एंगल क्या बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नंबर 27, a ray which strike the mirror is called, जब आपकी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर जाती है मिरर से, मतलब टकरा जाती है मिरर से, तो उसको क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। ये इस बात का मतलब दो तरीके से करने का अंदाज है कि आपकी इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे हमारी वो वाली रे कहलाती है जो हमारे मिरर से टकरा रही होती है। टकरा के वापस जाने वाली क्या होती है? रिफ्लेक्शन। वो हमें क्या डिनोट किया जाता है? किस चीज से टकराने के बाद जो रे होती है उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। जो टकरा रही है, जब टकराने का टाइम होता है रे का, उस वक्त उसको क्या कहा जाता है? रे ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब टकरा के वापस जा रही होती है वो मिरर से या किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से, तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। नाउ नंबर 28, the point on which incident ray strike is known as, वो पॉइंट जहां पे आपकी रे टकराई, दोबारा रिपीट कर रही हूं, वो पॉइंट जहां पे आपकी रे टकराती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ MCQs नंबर 29, which is the last MCQs of this chapter. The flat smooth reflecting surface show regular reflection is known as plane mirror. A flat smooth reflecting surface मतलब आपकी रे जहाँ पे टकरा रही है, जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, उसकी सरफेस कैसी है? फ्लैट है और स्मूथ है, जो शो करती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। उस मिरर को क्या कहा जाता है? इस तरीके के तमाम मिरर्स को क्या कहा जाता है? प्लेन मिरर। इज दैट क्लियर? I hope you all understand these are all MCQs of this chapter. Inshallah, we will discuss the topics of this chapter. So till then, students, Allah Hafiz.